हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे और हिंदी व्याकरण में हम पहला चैप्टर करेंगे भाषा का। वैसे तो ये सबसे इजी चैप्टर है, पर हम इसमें फोकस वही करेंगे जहाँ पर हमारे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम सब जानते हैं, फिर भी एक बार इसकी एक रीडिंग लेंगे हम, ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब इसमें क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, हम ये पहले पढ़ेंगे मौखिक और लिखित, ठीक है। मौखिक भाषा में हम अपने विचार बोलकर बताते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं। अब आप इसके जो जैसे में जो दिए गए हैं आप इनको देखिए, क्वेश्चन बनता है इनमें से। जैसे कि गाना सुनना भाषा का कौन सा रूप है। अब हम कई बार क्या करेंगे कि बोलना, सिर्फ बोलना ही, मुख से बोलना वही मौखिक में आता है, लेकिन नहीं, सुनना भी उस मौखिक में ही आता है, क्योंकि वो हमने नहीं बोला तो किसी अदर ने तो बोला है, उसके तो मुख के द्वारा ही गाया गया है, वो गाना कुछ बोला गया है, तो वो मौखिक में ही आता है। जैसे कि गाने सुनना, गीत गाना, गीत सुनना, भजन संगीत जो भी आता है, फ़ोन पर आपस में बातें करना, तो ये क्या है, चाहे हम खुद बोले चाहे वो बात किसी सामने वाले ने बोली हो, वो सभी लिखित मौखिक में आते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इसका नेक्स्ट लिखित रूप कौन सा है। लिखित भाषा में हम अपने विचार एक दूसरे को लिखकर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं। तो इसमें भी वही बात आ गई, हम तो लिखते हैं, ठीक है, हमने सोच लिया कि वो लिखित भाषा में होगा, इस चीज़ को तो हम मान लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि पत्र पत्रिकाएँ होती है, वो हमने नहीं लिखी, किसी अदर पर्सन ने लिखी हैं, तो वहीं उसमें पेपर में कन्फ्यूज़न होता है। तो जिसको हम पढ़ते हैं वो भी लिखित भाषा का ही रूप है। जैसे कि पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना और पढ़ना, दोनों चीज़ आएंगी इसमें, पढ़ना और लिखना, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो भी तो किसी ने लिखा ही होगा, ठीक है। जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे कोई मैसेज वगैरह है, पढ़ना है, लिखना है, कोई ईमेल टाइप करके भेजना है या उसको पढ़ना है, ठीक है। बस इसमें अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो यहीं से, कि ऑप्शन में देखें कि ये कौन भाषा का कौन सा रूप है, इसी चीज़ पे फोकस करना है हमने। और क्या होता है कि कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी अपनी भाषा को समझाने की कोशिश करते हैं। अब संकेतों में क्या आता है, जो हमारे बॉडी गेस्चर होते हैं, भाव भंगिमाएँ होती हैं, उनके द्वारा। जैसे कि आजकल अगर हम इस डिजिटल टाइम में देखें तो सबसे जो ज़्यादा चला हुआ है वो क्या है, इमोजी वगैरह, ठीक है। तो ये क्या है, एक सांकेतिक भाषा ही है जो बात भेजते हैं, क्योंकि वो भेजने वाला भी समझ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, और जिसके पास जा रही है वो भी समझ रहा है कि सामने वाले ने क्या कहा है। और ये देखिए, जैसे कि होर्डिंग पर बना संकेत लाल बत्ती है, ठीक है, और ये जो इमोजी वगैरह हैं, मैसेज वगैरह में जो हम भेजते हैं। आगे देखिए, हम आपस में अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, भाषा के द्वारा। ये मतलब क्वेश्चन बने हैं इसमें से। और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं, तो वो कौन से उसमें आएगा, दूसरों के विचारों को जब हम सुनकर समझते हैं तो भाषा के कौन से रूप में आएगा, मौखिक रूप में आएगा, क्योंकि हमने तो उसको सुनकर समझा पर हमारे सामने वाले ने तो उसे बोलकर बताया, तो इसलिए वो मौखिक भाषा में आएगा। और अपने विचारों को लिखकर बताते हैं और पढ़कर समझते हैं, तो वो लिखित भाषा में आता है। और भाव भंगिमाएँ कौन सी भाषा में आती हैं, सांकेतिक भाषा में। आगे देखिए कि मातृभाषा क्या होती है, ये आप सब जानते भी हैं। एक बार फास्ट रीडिंग लेंगे हम इसकी। जो भाषा बालक सर्वप्रथम अपनी माँ और परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अब संपर्क भाषा कौन सी होती है, वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए यूज करते हैं, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे कि भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और पूरे विश्व की अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसी देश में जो भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, समझी जाती है और जिस संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राजभाषा कौन सी होती है, किसी भी देश के कार्यालय में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह वहाँ की राजभाषा कहलाती है। जैसे कि हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी हिंदी है जो वो हमारी राजभाषा है। अब देखिए, जैसे कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343
वन में, आप इसके साथ वन और ऐड कीजिए, वन में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। इसलिए प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को। हिंदी को राजभाषा का अधिकार मतलब संविधान में दर्जा कब दिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। कौन सी अनुच्छेद में दिया गया? तो 343 वन में दिया गया। ठीक है, आगे चलिए। भारत में सरकारी कामकाज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाते हैं। अब ये देखिए आप, ये राष्ट्रभाषा तो एक ही होती है, लेकिन जो राजभाषा है वो दो हो सकती हैं। इसलिए हमारे भारत में जो हमारा कामकाज है वो दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। और अंग्रेजी को 343 भाग 2 में संविधान में शामिल किया गया है। और राष्ट्रभाषा के रूप में एक ही भाषा प्रयुक्त होती है, लेकिन राजभाषा में 2 भाषाओं का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे कि नीचे लिखा गया है। आगे देखिए, आगे है अभी मानक भाषा। व्याकरण के स्तर पर भाषा जो शुद्ध रूप मान्य हो, भाषा का जो शुद्ध रूप मान्य होता है वही मानक भाषा है। अब क्या है, इसकी एक कमेटी होती है और जो मतलब शब्दों में जो फेरबदल किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हम इसमें समय समय पर संशोधन क्या है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा इसमें समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। किसमें? जो भाषा का जो स्तर है, जो शुद्ध रूप है, ठीक है, उसमें ये समय समय पर फेरबदल करते रहते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप नीचे देखिए पहले कि जो पहले जो वर्ण था, अब ये देखिए अगर आप पहले की कोई कहानी की बुक उठा के देखेंगे ना, बहुत पुरानी, जैसे कि हमारे दादा या फिर उनसे भी पीछे के जो लोग पढ़ते थे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ए है ना, ए, उसको ऐसे लिखा होता है। ये देखिए ये क्या है, ये ए है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और ये जय को पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब हमारे लिए कितना आसान हो गया है कि हम ऐसे यूज़ करते हैं इनको, ए और जय को। लेकिन पहले के आप जो पुरानी किताबें हैं उनमें देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा। तो अब ये फेरबदल किया है, किसने किया है? ये जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसके द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, पहले विद्यार्थी लिखा जाता था और अब देखो, पहले हम ऐसे लिखते थे, पहले विद्यार्थी को ऐसे लिखा जाता था और अब ऐसे लिखा। इसका जो मानक शुद्ध रूप है वो ऐसे है। अगर ये शुद्ध विशुद्ध में आ जाए, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो अगर इसको मतलब गलत किया जाता है तो हम इसको इस पर ऑप्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि जो इसका मानक रूप है वो ये दिया गया है। ठीक है, और ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें फेरबदल किया गया है। ये आइए हम आगे देखते हैं। ये देखिए आप लोग, जैसे कि पहले गए को ऐसे ये से लिखा जाता था, अब हम इसमें ए डी का यूज़ करने लगे। पहले ग्रहित था, अब रे की जगह री की मात्रा लग रही है, ग्रहित बना है। द्रष्टव्य था, पहले री की मात्रा थी, अब रे की मात्रा है, द्रष्टव्य बन गया। प्रदर्शिनी था, पर अब प्रदर्शनी की जगह प्रदर्शनी कर दिया, ई की मात्रा को हटा दिया गया है। अत्याधिक था, अब अत्यधिक बना दिया गया है। ये इनके शुद्ध रूप हैं। अनाधिकार था, उसको अनधिकार बना दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मानक भाषा में अब मान्यता प्राप्त है, अब इनको शुद्ध रूप माना गया है। ये सब पहले लिखे जाते थे। ठीक है, और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो पहले वाले और अब वाले दोनों को शुद्ध रूप में माना जाता है। अब आगे चलिए, अब आप आगे देखिए, भाषा, बोली और उपभाषा में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। अब हम ये देखेंगे। भाषा एक पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, और बोली क्या होती है? भाषा तो वो होती है जो एक पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, मतलब जैसे कि गांव वगैरह में, क्योंकि गांव में अगर हम देखते हैं तो जो बोली है वो बदल जाती है, तो उसका क्षेत्र सीमित होता है। और उपभाषा क्या होती है? जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह उपभाषा हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भाषा का, कि भाषा में साहित्य लिखा जाता है, तो साहित्य भाषा में लिखा जाता है, और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। पर इसने क्या कहा है कि बोली के उपभाषा बनने पर इसमें साहित्य की रचना होने लगती है, क्योंकि वो एक क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्रों में बोली जाने लगती है तो लोग उसको समझ लेते हैं, इसलिए उसमें भी साहित्य की रचना होने लगती है। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, कि खड़ी बोली का विकास होता चला गया और इसने हिंदी भाषा का रूप ले लिया।
अब हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो खड़ी बोली से हुआ है, ठीक है। लेकिन अवधी, ब्रज, मैथिली में पहले साहित्य रचना हुई है, ठीक है। क्योंकि ये जो भाषाएं हैं ये पहले बोली हैं, जो ये बोली जाती थी, तो इनमें पहले समझ लेते थे लोग इनको, तो इनमें रचनाएं हुई हैं पहले। अब इसका थर्ड पार्ट है कि जो अवधि, ब्रज आदि का क्षेत्र विस्तृत था, तो ये उपभाषाएं बन गई। अब इनमें साहित्य रचना क्यों हुई बोली वाले, अगर हम थर्ड पार्ट में देखते हैं तो क्योंकि ये ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती थी, इसलिए इनमें साहित्य रचना हुई है। और ये ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाती थी, इसलिए विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थी, तो इसलिए इनको उपभाषा का रूप दे दिया गया। फोर्थ देखेंगे इसका, खड़ी बोली में अत्यधिक साहित्य रचना की गई है, ठीक है। और इसमें जब उपभाषा का क्षेत्र और अधिक बढ़ता है तो वह भाषा बन जाती है। अब देखो पहले क्या होते हैं, किसी सीमित क्षेत्र में बोली बोली जाती है, और जब उस बोली का क्षेत्र बढ़ता जाता है तो वो उपभाषा बन जाती है, और जब उपभाषा का क्षेत्र और अधिक बढ़ता है तो वो भाषा बन जाती है, ठीक है। आगे चलिए, हिंदी की उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है, और इसके अनुसार मतलब इनमें आने वाली जो बोलियां हैं वो भी देखेंगे हम आगे। पहले तो हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की जो 5 उपभाषाओं में बांटा गया है वे कौन सी हैं। तो ये आप देखिए कौन सी हैं ये, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब हम इसमें देखेंगे इनके अंदर आने वाली बोलियां कौन सी हैं। अब पश्चिमी हिंदी कौन सी बोलियां आती हैं, जैसे कि ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू और हरियाणवी। ये बांगरू हरियाणवी है, ये हरियाणवी, ये बांगरू हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में कौन सी आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में कौन सी आती हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, कुल्लुई, हिमाचली। बिहारी हिंदी में कौन सी आती हैं, भोजपुरी, मगही, अंगिका। और राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, निमाड़ी, भीली। तो ये किस में आती हैं ये सारी, इसमें। एक बार फिर से देखेंगे आप, हिंदी की उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी की उपभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो कितने भागों में बांटा गया है हिंदी की उपभाषाओं को, 5 भागों में। वे कौन सी हैं, तो हम देखेंगे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। फिर हम देखेंगे कि इन उपभाषाओं में बोलियां कौन सी शामिल हैं। तो पश्चिमी हिंदी में हम देखते हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में हम देखते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में हम देखते हैं कुमाऊनी, गढ़वाली, कुल्लुई, हिमाचली। और बिहारी हिंदी में देखते हैं भोजपुरी, मगही, अंगिका। राजस्थानी में देखते हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, निमाड़ी और भीली, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर किया है भाषा का। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, और उनके अंतर्गत हमने देखा है कि एग्जाम्पल में अगर हमारे पास क्वेश्चन बनता है तो हम उसको देखें कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, कौन सा लिखित रूप है। फिर हमने क्या किया है कि हमारी राजभाषा कौन सी है, उसको संविधान में दर्जा कब मिला है, ठीक है। अब भाषा, बोली और उपभाषा में क्या अंतर होता है ये देखा है हमने, कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, उन उपभाषाओं में कौन सी बोलियां आती है। आज हमने ये देखा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये आप सब जानते हैं कि 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हम देखेंगे कि वो 22 भाषाएं कौन सी हैं, और फिर भाषा की कौन सी लिपि है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ये मतलब कि हम भाषाओं को देखेंगे कौन सी 22 भाषाएं हैं, और हम लिपि का चैप्टर करेंगे नेक्स्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी बहुत समझ आए, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।